आज हम लोग मेजरमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे कि लेंथ को मेजर कैसे कैसे करते हैं, क्या ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, और मेजरमेंट करने के लिए हमको बेसिक नीड क्या थी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेजरमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमने बताया था ना लास्ट टाइम, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने डिस्कस किया था। उसका नाम हमने बता दिया था, उसकी यूनिट भी हमने बता दिया था, है ना। लेंथ का बताया था हमने, मीटर। मास का क्या बताया था, केजी। टाइम का क्या बताया था, सेकेंड। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि एक इंपॉर्टेंट बहुत सारी इसमें ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या है, कैंडला है, टेम्परेचर क्या है, है, सब डिस्कस कर चुका हूँ। क्वांटिटी ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो क्या है, मोल है। लेकिन मैंने कहा था एक इंफॉर्मेशन इसमें बची हुई है, जो एग्जैक्टली आया कैसे, ये सब डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार आप रीडिंग कर लें। लेकिन फिर भी मैं 1 एम्पियर को डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो काम आएगा। यहाँ पे 1 एम्पियर की मीनिंग बता रहे हैं हम लोग, क्या मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की मीनिंग ये है कि अगर मैं दो इस तरह की वायर ले लूं जिनकी लेंथ इनफाइनाइट हो, और उनको इस तरह सेपरेट करूं कि उनके बीच की दूरी हर जगह इक्वल हो, everywhere the distance between the wire is equal, therefore we can say parallel wire, right. और अगर इसमें कोई करंट यहाँ पे दूं, करंट आई, यहाँ भी कोई करंट आई जा रही है, तो एवरी 1 मीटर डिस्टेंस ऑफ द वायर, वायर के हर 1 मीटर के डिस्टेंस में अगर 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन न्यूटन का फोर्स डेवलप हो रहा हो ड्यू टू फ्लोइंग दिस करंट, इस करंट के फ्लो होने से वायर के प्रत्येक 1 मीटर के डिस्टेंस में, ईच ऑफ 1 मीटर डिस्टेंस प्रोड्यूस 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ये मैग्नीट्यूड जो मैंने लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपको मैग्नेटिज्म पढ़ने में, इसीलिए इसको बता भी रहा हूं। तो ये 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन का फोर्स अगर इसके डिस्टेंस में डेवलप हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि जो बहने वाली करंट है वो कितनी है, 1 एम्पियर। यही मुझे बताना था कि डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर की मीनिंग हमें सिखानी थी। बाकी एनसीईआरटी में जो दिया है कि मीटर का, किलोग्राम का, टाइम का, ये सब आप लोग एक बार देख सकते हैं, उसको देखिएगा। क्वेश्चन उससे नहीं आते हैं, लेकिन आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। ये 1 ये आपका ये एंगस्ट्रम नहीं है, 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर क्या इंडिकेट करता है, मैंने बता दिया कि दो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर को इस तरह रखिए कि हर जगह उनकी डिस्टेंस सेम हो, मतलब वो पैरेलल में हो। तो और उसमें आई करंट मैंने सप्लाई कर दिया, मुझको नहीं पता है वो आई करंट कितना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एवरी 1 मीटर डिस्टेंस इन वायर अगर इतना प्रोड्यूस हो रहा हो क्या, फोर्स ड्यू टू सप्लाई दिस करंट, therefore we can say this is a 1 एम्पियर। सप्लाई वाली करंट क्या है, 1 एम्पियर। तो डेफिनेशन यहीं पे एंड होता है, आगे मूव करते हैं। तो अभी मैंने जो 7 डिस्कशन किया था फंडामेंटल, आपको क्वांटिटी और यूनिट, उसके अलावा दो और, प्लेन एंगल का और सॉलिड एंगल, दो और हैं, उनका नाम क्या है, सॉलिड एंगल। तो इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं पहले भी कभी बता चुका हूं इनके बारे में। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था पिछली कुछ क्लासों में, जो मैं पढ़ा रहा था, जब आपको मेजरमेंट का टॉपिक, वो क्या नाम है, एक सेकेंड, हाँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्या,
क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्ड है ना, मैथमेटिकल टूल में पढ़ा रहा था। तो देखो प्लेन एंगल में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई 2D पिक्चर के लिए है ना, ये आपको 2D पिक्चर में बात करता है। सपोज करिए कि मेरे पास कोई एक सर्कल है और उस सर्कल में एक मैं आर्क कटी तो काट दिया मैंने, और आर्क की लेंथ यहाँ सेंटर से, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। ये क्या है, रेडियस। तो यही आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशियो है ना, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये बोलते हैं थीटा, है ना। दैट मेजर इन रेडियन, इस एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ मैं बता दूं किसको, थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए उसकी लेंथ एल है तो एल बाई आर, ठीक है। तो आर की लेंथ अपॉन रेडियस ही थीटा है। थीटा को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, रेडियन में। मैंने आपको एंगल को रेडियन में, रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना सिखाया है कि नहीं सिखाया है? हेलो, हाँ तो ठीक है, आप उसको जरूर समझिए और कर सकते हैं कि इनमें जो भी रिजल्ट आता है वो रेडियन में होता है। अब रेडियन में आ गया तो उसको मुझे कैसे बदलना होगा, एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एंगल में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी थीटा वाले रेडियन को, जैसे मेरे पास कोई भी रेडियन वैल्यू आई 5 डिग्री, सपोज करिए कि ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसकी लेंथ है ना 2 पाई आर है, मान लीजिए टोटल अगर लेंथ ले लें 2 पाई आर अपॉन आर करेंगे तो पाई हमारा रेडियन में है। अगर इसमें हम लोग एंगल बदलना चाहे तो 180/पाई कर लें, 180/पाई मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रेडियन डेटा को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, तो एक कट जाएगा तो एंगल में 360 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको सिखाया था, तो नोट कर ले, जानते हैं कि ये अभी इसको बुकों में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे ऐसे लिखा है डी थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल and that is a ds. ds is very small length and divided by r, where ds indicate arc length. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आप देख सकते हैं, एंड डी थीटा एंगल इन रेडियन। आर द रेडियस, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको मैं फिर से सिखा दिया। प्लेन एंगल के बारे में 2D मेजरमेंट में आता है। अभी सॉलिड एंगल की बात करेंगे, 3D में बात करते हैं। 3D के लिए जब भी आता है कोई एंगल निकालना तो सॉलिड होता है, इसको भी मैंने सिखाया ही है। अगर देखा तो ये एक स्फीयर है और मैं इसको हमेशा कट करता हूँ सेंटर से, यहाँ से यहाँ सेंटर क्या है एंगल ये। तो इसका जो सरफेस एरिया है यहाँ पे सॉलिड एंगल इसको बोलेंगे, और इसका सरफेस एरिया यहाँ भी लिख लेंगे। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया स्क्वायर। कभी कभी पूछ जाएगा कि किसका किसका रेशियो होता है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, जिसको जो एरिया ये कवर कर रहा हो वो टोटल सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो हम किसी स्फीयर का निकालें, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है, और उसके रिस्पेक्ट में r² से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 4 पाई। 4 पाई क्या है, इज दिस सॉलिड एंगल। 4 पाई क्या है, सॉलिड एंगल किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना है, सॉलिड एंगल फॉर स्फीयर है ना, 4 पाई क्या है, स्फीयर। अगर हेमिस्फीयर निकालना है तो 2 पाई हो जाएगा, 2 स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको सॉलिड एंगल सिखा दिया। चलिए आगे मूव करते हैं। ये पूरा आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग लगाइएगा, पढ़िएगा तो आपको पूरा क्लियर रहेगा, राइट। अभी हम की बात करते हैं, अपने पास कुछ ऐसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग आप देखेंगे सब आपको। देखो लेंथ के मेजरमेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व है, ये एग्जाम में कभी बन सकता है। लेंथ मेजरमेंट दो तरीके से होते हैं, एक टेक्निक है आपकी डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड, और दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब सवाल है कि डायरेक्ट मेजरमेंट में कौन कौन आते हैं, ये जानना थोड़ा जरूरी है। जैसे आप लोग यूज करते हैं मीटर स्केल, यूज करते हैं कि नहीं? आप यूज करते होंगे प्रोटेक्टर, आप यूज करते होंगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या, स्क्रू गेज, या मतलब नहीं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है दोनों, मतलब वर्नियर कैलिपर्स अलग है, स्क्रू गेज अलग है ना। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स, ये तो मैंने कुछ नाम लिखे। और भी जैसे आप वो मीटर स्केल आपके पास एक 10 सेंटीमीटर वाली है, 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर स्केल होती है, वो भी रीडिंग लेती है, तो उसको भी आप बता सकते हैं। स्टॉप वॉच भी आपका जो है रीडिंग लेती है। तो ये सभी आपके क्लिनिकल थर्मामीटर जो अच्छा मैं नाम लिया क्लिनिकल थर्मामीटर, तो मैंने क्यों नाम लिया क्लिनिकल थर्मामीटर? थर्मामीटर ही कह सकता था। क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब वो जो थर्मामीटर है उसकी रीडिंग फ़ारेनहाइट में ली जाएगी। किस में ली जाएगी? फ़ारेनहाइट। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमारा है वो भी एक जो है इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट मेजरमेंट करता है वो भी। तो डायरेक्ट मेजरमेंट अब आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन आपके मन में फिर भी एक सवाल आएगा कि ये कितने, मतलब इनकी एक लेंथ मेजर करने की कैपेबिलिटी, इनकी मेजर करने की भाई रेंज है ना, कि मीटर, चलो एक मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर। और डायरेक्ट हम लोग ये कपड़े कपड़े का हम लोग हैं, ये मान लीजिए मीटर स्केल है तो ये लगाया हाथ से, ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, इस तरह हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट ही तो मेजर कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपेरिजन हो रहा है, तो मेजरमेंट इसको बोलेंगे। तो आपसे कभी कभी ना पूछा जाता है कि आप एग्जाम्पल बताएं डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेजरमेंट करने की कुछ मेथड जो है उनके एग्जाम्पल बताएं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। ये लगभग सबसे छोटा जो मेजरमेंट करता है ये लगभग 1 डिग्री करता है प्रोटेक्टर। ये मीटर स्केल सबसे छोटा मेजरमेंट करता है, वो कितना करता है? 1 mm का करता है। ये भी जानते रहिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटा मेजरमेंट करने के कैपेबल कौन सा लेंथ मेजरमेंट, मिनिमम कौन सा लेंथ मेजर कर सकता है, दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो ये बताता है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट से सबसे छोटा मेजरमेंट क्या कर सकते हैं। तो स्मॉलर मेजरमेंट विद दैट इंस्ट्रूमेंट नोन द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे छोटा मेजरमेंट, smallest possible measurement by protector is 1 degree, therefore its least count is 1 degree. Smallest length measured by meter scale is 1 mm, therefore we can say the least count of meter scale is 1 mm. And smallest length measured by this screw gauge is 0.001 mm. तो इसको बोलेंगे mm. ये बनेगा स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, ऐसे वर्नियर कैलिपर्स का हो जाएगा 0.01। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, अभी इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, स्क्रू गेज और कैलिपर्स स्पेशली पढ़ा जाएगा। हाँ, तो ये देखिए 3 डेसिमल मेजरमेंट कर रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो 0.01,
और ये आपका 2 डेसिमल 0.01 कर रहे हैं। तो जितना डेसिमल तक, जो ज्यादा डेसिमल तक मेजर करता है कोई भी मेजरमेंट जो ज्यादा डेसिमल तक होता है उसका जो है एक्यूरेट रिजल्ट माना जाता है इन कंपेरिजन ऑफ अदर। उनकी जो है एक्यूरेसी बड़ी मानी जाती है। तो आपसे मैंने कहा स्क्रू गेज का मेजरमेंट कितना है 0.00 और उसका कितना है 0.01। तो इसमें मोर एक्यूरेट कौन है? अगर आपसे पूछा ये मोर एक्यूरेट है। ये पढ़ाएंगे भी एक्यूरेसी और प्रिसिजन। मोर एक्यूरेट है वाला क्योंकि ज्यादा डेसिमल तक भाई 1 0 रहना ये ज्यादा डेसिमल तक मेजरमेंट करता है। तो जो ज्यादा डेसिमल तक मेजरमेंट करता है उसकी एक्यूरेसी बेटर होती है ना। तो आगे डिस्कस करूंगा एक्यूरेसी और प्रिसिजन को। अब इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं। हम लोग अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। देखिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड जो होता है वो छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नहीं होता। लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए वी यूज दिस मेथड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और इसमें जो से फेमस है वही एक पढ़ना ही है, उसका नाम है पैरेलैक्स। क्या नाम है? पैरेलैक्स मेथड मेजरमेंट। मैंने यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? PARALLAX पैरेलैक्स मेथड मेजरमेंट। पैरेलैक्स मेथड मेजरमेंट। ये यूज करते हैं मेथड किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। measure long distance like distance of star like sun, है ना, या मून। मून भी है ना। दूर स्थित जो प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में है, मून है, मून जो सैटेलाइट है अर्थ का। तो ये इन सब लॉन्ग डिस्टेंस पे जो भी हमारे अदर स्टार्स और अदर सैटेलाइट हमारे प्लेस्ड है उनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या उनकी डायमीटर देखने के लिए डायमीटर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि सन की साइज से तो बहुत बड़ी साइज है सन की, तो सन का डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, सन की डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं हम लोग। मून का डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, मून का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड है जिसकी सहायता से हम लोग दूर स्थित प्लैनेट को हम लोग बता सकते हैं कि वो कितनी दूरी पे है, उनका क्या डायमीटर है। तो इसमें इसीलिए ये मेजरमेंट मेथड थोड़ा सा जो है ज्यादा फेमस है अपने इस क्लास में। तो अब इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली पैरेलैक्स है क्या। तो कहते हैं कि पैरेलैक्स वो चीज है, सपोज करिए कि मैं एक पॉइंट लेता हूँ। पैरेलैक्स मेथड मेजरमेंट करने का तो तरीका है, उसको समझते हैं। 5 मिनट लगेगा इसको समझने में, पैरेलैक्स मेथड को समझते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है और अगर इस पॉइंट को मैं अपनी आंख से देखूं, ये दोनों आंखें हैं, इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, ये ना यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, ये जो भी डिस्टेंस बन रहा हो 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, तो आंखों के बीच का ये कुछ डिस्टेंस होगा। एक बार मैं अपनी लेफ्ट आई को बंद करके इसको देखूंगा, इस पॉइंट को देखूंगा कहीं से, और एक बार मैं अपनी राइट आई को बंद करके इस पॉइंट को देखूंगा कहीं से। और रेफरेंस पॉइंट इसका मान लीजिए ये दीवार लीजिए, जो भी बोर्ड है इसका रेफरेंस, तो मुझे ये पॉइंट जो है एक बार यहाँ पे दिखाई देगा, जब एक आंख बंद करेंगे दूसरी आंख से देखेंगे तो ये कहीं वर्चुअली मुझे यहाँ दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि वही
ऑब्जेक्ट रियल में यहाँ है, एक बार यहाँ दिखाई दे रहा है, एक बार यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या रीजन है? तो ये रीजन है कि जो आपके आंखों के बीच की दूरी जितना है उतना ही ये शिफ्ट हो जाता है, उतना ही ये शिफ्टिंग हो जाती है जब आप उस आंख देखते हैं। अगर आप देखें कि अपने आप को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माने, अपने आप को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माने और इसको हम लोग ऐसे ले लें और ये दूरी इसको हम लोग आर की तरह यहाँ से कुछ दूरी, अगर मैं इसको ऐसा ट्रीट करूं कि यहाँ से मैं एक आर्क लगा दूं, यहाँ से मैं एक आर्क लगा दूं, ऐसे करके एक आर्क लगा दूं, है ना। तो आर्क लगाया तो मुझे एक इस तरह का कर्व दिख रहा है और ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब आपको बता दें कि ये जो डिस्टेंस है, अगर यही दूरी को मैं ऐसे दिखाऊं और बड़ा डिस्टेंस ले लूं, जितना ही ये वाली दूरी बढ़ाते जाओगे ये डी वाले, उतना ही ये आर्क जो लगाओगे इसका आर्क ये वाले लेंथ के ये वाली लेंथ के क्लोजर होता जाएगा। एज दिस डिस्टेंस इंक्रीजेस, दिस वाली लेंथ जो है कि क्लोजर होता जाएगा डॉटेड लाइन वाली, आर्क वाली जो लेंथ है इसके लेंथ के क्लोजर हो जाएगा। एक टाइम जरूर ऐसा है, इसीलिए कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट, बहुत दूर तक की मेजरमेंट करने में ये वाली डी जो है बहुत बड़ा होगा। डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इसके, इसको मान लेते हैं बी, तो बी एक डिस्टेंस है जिसके बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के ऐसा इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये जितना ही बड़ा होगा इससे उतना ये कर्व जो है ये वेरी वेरी क्लोजर टू दिस लाइन, इस लाइन के ये जितना कर्व क्लोजर होगा उतना ही मेरा मेजरमेंट एक्यूरेट आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये डी जो है बहुत बड़ी लेते हैं। तो ऐसा कब लेंगे डी बहुत बड़ा, जब यहाँ मैं बैठ करके सन की डिस्टेंस को मेजर करूंगा। भाई सन बहुत दूरी पे है, अगर एक आर्क लगाएंगे तो जो आर्क वाला ये वाला लेंथ है, ये आर्क लेंथ जो है ये वेरी वेरी लगभग क्लोज हो जाएगा इस वाले लेंथ के। तो इसके आधार पे मैं सन का डायमीटर निकाल लूंगा, अगर बी निकालूंगा तो क्या बन जाएगा उसका डायमीटर, अगर ये सन कोई रहा होगा इस तरह से सन रहा होगा कोई, तो उसका डायमीटर में निकाल लूंगा, और ये वाला कैपिटल डी निकालूंगा तो उसकी दूरी निकल आएगी। तो इसी आधार पे हम लोग इसको समझने जा रहे हैं। तो हमने एक चीज सिखा दिया आपको, क्या सिखा दिया कि अगर बी बाई डी निकाला जाए, बी बाई डी निकाला जाए तो वो वैल्यू जो भी होगी वो बहुत छोटी होगी, वेरी वेरी लेस देन 1। तो फॉर द करेक्ट मेजरमेंट जितना ही आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए उतना ही डी को बड़ा रखना होगा, और इसलिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो बताएं। पैरालैक्स मेथड एग्जैक्टली पूछे कोई तो आप बताएं कि एक बार अपनी आंख से बंद किसी पॉइंट को रेफरेंस मान ले, एक बार लेफ्ट आई से देखें उसको, दूसरी बार राइट आई से देखें, तो हमको जरूर उस ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन होगी उसको शिफ्टिंग दिखाई देगा। वो जो शिफ्टिंग डिस्टेंस होगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन आवर आई। तो वो जो डिस्टेंस आ रहा है उसको हमने स्मॉल बी माना, हमने इस डिस्टेंस को क्या माना, स्मॉल बी माना। और जो मेरे से उसकी दूरी है उसको रेडियस मानते हुए मैं उसको क्या मान रहा हूँ, कैपिटल डी मान रहा हूँ। तो ये अगर मैं यहाँ से आप देख रहे हो, ये चलिए बी हो गया ये वाली दूरी, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचूं तो ये जो लेंथ है दिस लेंथ वेरी वेरी क्लोजर टू दिस, ये डी के बराबर, अगर इसको मैं मान लू यल, तो ये यल जो है लगभग डी के बराबर होगा कब, जब दूरी बहुत लंबी होगी। तो आर्क रेडियस हमारा लगभग इसके बराबर हो जाएगा, ये बहुत छोटा रहेगा तो उस केस में हमारा ये रेडियस लगभग लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग D इक्वल टू एल बोल सकते हैं। तो आपका प्रेजेंट है, मैं एल पे बैठा हूँ, तो क्या इस एल को ही डी नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये सन की दूरी हो गई, सन की दूरी मैं निकाल लेता हूँ और इस तरह फिर डायमीटर निकाल सकता हूँ। तो अप्रोक्सीमेशन मेजरमेंट करके हम लोग एकदम करेक्ट रिजल्ट तक पहुंच ही जाते। तो इसलिए सन और अर्थ के बीच की दूरी इसकी मदद से मेजर की गई, और सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। तो उसकी वैल्यू आई 1.496 10 की पावर 11। हम लोग इसको कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन पहले आप समझ बताएं कि ये समझ में मेथड आया कि नहीं आया, है ना। इसमें जो ये एंगल जो एंगल सस्टेन होगा थीटा, दैट एंगल इज पैरेलैक्स एंगल।
जो एंगल यहाँ बनेगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स एंगल। एंगल सस्टेन्ड बाय दिस थीटा इज नोन एज पैरेलैक्स एंगल। एंड ये डिस्टेंस है वो d, आगे जितना ही दूरी बढ़ेगी ये d इज क्लोजर टू l, d किसके बराबर हो जाएगा, l के। तो हम लोग इसी को हम लोग डिस्टेंस जहां बैठे होते हैं वहां से उस ऑब्जेक्ट की दूरी मेजर कर लेते हैं। इसीलिए इसको मैंने क्या बोला, लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ये मेथड काम आता है। तो आप बताइए यहां तक आपको समझ में आ गया है कि नहीं आया है? यस सर। तो पैरेलैक्स मेथड पे कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको सीखेंगे। उसको सीखने से पहले कुछ और बातों को समझेंगे। तो इसको मिटा दे रहे हैं। कंडीशन मैंने बताया, अगर आप जो भी अप्रोच कर रहे हो उसमें ध्यान रखिए कि जो है डी जो है दूरी बहुत मतलब लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट होना चाहिए। सपोज करिए आपको यहाँ से सन के बारे में जानकारी करनी है, तो मान लिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने आप को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानिए, ये हम कोई पॉइंट है और यहाँ पे सन, ये कौन है, सन। इसको मैंने बताया कि ये सन, और सन की हमें दूरी पता करनी है। तो यहां से मैं एक ये दूरी ये डिस्टेंस, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ से ये चीज है, और इस सेंटर के पॉइंट से अगर मैं एक डॉटेड लाइन खींचूं तो मैंने कहा अगर इसकी लंबाई l है और ये कैपिटल D मैंने लिया है सपोज करिए, तो ये D जो है कैपिटल D इज वेरी वेरी क्लोजर टू L बिकॉज डिस्टेंस बहुत बड़ा है। और कंडीशन ये भी है कि चूंकि B जो है, इसको मैं B अगर मानूं तो B इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लेसर देन D। इसके ऐसा होने से ही D क्लोजर टू L बनेगा, और ऐसा होने से ही हम डिस्टेंस एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे। तो अगर मैं इसको रेडियस मान करके एक आर्क लगा दूं, आर्क लगाऊं ऐसे, तो ये आपका थीटा बन जाएगा। तो थीटा आपका बन गया। तो इस तरह से आपको थीटा जो है वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क लेंथ कितनी बनेगी, बी अपॉन कैपिटल डी। बी क्या है, आर्क लेंथ, और ये क्या है, रेडियस। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हमने पैरेलैक्स एंगल को समझा। अब सवाल है कि पैरेलैक्स एंगल मेजर किसमें होगा। आपको पता है कि पैरेलैक्स एंगल, चूंकि ये पिक्चर 2D में है, तो ये पैरेलैक्स एंगल जो भी आएगा वो किस में मेजरमेंट करेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में मेजरमेंट करना पड़ेगा। अब आपको वैल्यू को रेडियन में मेजर करनी होगी, तो हमको समझना पड़ेगा कि पूरे 2 पाई को कितना रेडियन बोलते हैं, मतलब पूरे सर्कल कंप्लीट करने में कितना रेडियन आएगा, 1 डिग्री में कितना रेडियन आएगा, ये सब देखना पड़ेगा। तो पहले बताएं यहां तक आपको क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया। यस सर, हो गया। ठीक है, तो आप जरा आज रीडिंग में, किताब में एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, है ना। तो D is very very similar to L, that indicate the distance of sun from earth। इसको हम लोग, चूंकि ये अर्थ है, इसको मेजर कर रहा हूं, यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन है, तो L ही क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ। और ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज 1.496 10 की पावर 11 मीटर। ये याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में 1 AU मीन्स क्या हुआ। तो 1 AU मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंडिकेट
1.496 10 की पावर 11 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस इज d आर इक्विवेलेंट टू l। ये हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर मुझे ये पता हो कि सन मेरे पे कितना एंगल पे इस समय है, अगर मैं पता कर लूं तो मैं निकाल सकता हूं कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। मैथमेटिकली अपने एनसीईआरटी में निकाला भी गया है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। सन की डायमीटर, अब अगर मुझे डायमीटर निकालना हो, सन का डायमीटर निकालना हो, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? अगर बी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ सन हो जाएगा। इस एग्जांपल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जो एग्जांपल यहाँ पे है, बी निकालेंगे तो डायमीटर ऑफ सन हो जाएगा। और हम लोग कैपिटल डी निकालेंगे या अप्रोक्सीमेशन इसका जो आ रहा है यल, तो ये डिस्टेंस ऑफ सन हो जाएगा। तो चलिए ये बात कंफर्म हो चुका है, लेकिन अब एक बात यहाँ पे फंस रही है, हम लोग को एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये चीज जो एंगल के बारे में बात कर रहे हैं वो, तो अगर सपोज करो वो एंगल आपको कुछ दिया हो, लेकिन अब उसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये थोड़ी एक चैलेंज है। इसको रेडियन और मिनट वाला जो मैंने बताया था, मिनट सेकेंड, तो एक बार उसको हम लोग रिविजन लेंगे। रिविजन क्या, उस पर सवाल है मेरे पे, सवाल उसको करते हैं, एक समझते हैं चीजों को, एग्जाम मतलब क्वेश्चन लेकर के इसको मिटा दे रहे हैं आप। एक बार आप किताब पढ़िएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, समझ सकेगा। तो पैरालैक्स मेथड यानी एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड है। अब आपको एक क्वेश्चन लेता हूं कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट, है ना। और मतलब आपको 1 डिग्री को रेडियन में, है ना, ये सभी को हमें 1 डिग्री हुआ, 1 मिनट हुआ, 1 सेकेंड हुआ, इन सबको हमें देखना है एग्जैक्टली रेडियन में कैलकुलेट करना सीखना है। ये मैं एक निकालूंगा, आपको बाकी पता हो जाएगा, अपने आप घर पे कर लीजिएगा। क्योंकि आप बताइए कि 360 डिग्री को अगर रेडियन में लिखा जाएगा तो कितना लिखा जाएगा? 2 पाई। इसलिए 1 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई बाई 360 आएगा। समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, अब इसको कट मारेंगे तो कितना आएगा? पाई बाई 180, पाई बाई 180 मीनिंग आपका कितना आया? इतना रेडियन, ये आपका रेडियन में आया। 1 डिग्री में इतना रेडियन आपको कंफर्म हो गया। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आपको देखो ये रेडियन में और एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आंसर आएगा। कितना आएगा? पाई की वैल्यू 3.14 होती है, या पाई की वैल्यू 22/7, उसके हिसाब से अगर पाई की वैल्यू आप रखते हैं, कैलकुलेशन में एक सिखा रहा हूं, बाकी आपको करना पड़ेगा। 22/7 अपॉन 180 है तो यही मल्टीप्लाई कर लिया। इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1.745 10 की पावर -2 रेडियन। तो एक्चुअल में मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो एक रिजल्ट होते हैं, आपको 1 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है लगभग 1 डिग्री, ऐसे ही 1 मिनट का, ऐसे ही 1 सेकेंड का, ये सब आपको याद रखना चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और आपको चूंकि एक बात पता है, अगर 1 डिग्री निकल गया, अब एक ही वैल्यू आपको ये लर्न करना पड़ेगा, मैंने कहा वो भी मैं निकालना सिखाया आपको। तो 1 मिनट अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? क्योंकि मुझे पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट की वैल्यू मुझे 1.745 10 की पावर -2 रेडियन पता है। तो मुझे अगर निकालना होगा 1 मिनट का, तो मैं नहीं निकाल लूंगा। 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा? 1.745 10 की पावर -2 डिवाइड बाई क्या करूंगा? 60 मिनट कर दूंगा। ये 60 मिनट इक्वल टू दिस, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 का डिवाइड कर दूंगा, तो 1 मिनट में कितना रेडियन आएगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको ये कुछ वैल्यूज हैं, 2.91 10 की पावर -4, है ना, रेडियन,
इसी तरह से आपको मैं ये कुछ डेटा आपको बता रहा हूँ। हालांकि इसके जानने से आपको एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है वो लगने में बड़ा हेल्प मिलेगा, और क्वेश्चन भी इसमें नीट में आ चुका है आपके एकेडमिक, तो मैं इसीलिए डिस्कस भी कर रहा हूँ। एक सवाल इस पे बन चुका है, तो ये चीजें आपको अगर आती रहेंगी, हालांकि वो क्वेश्चन वाला कहीं ना कहीं दिया रहेगा तो जल्दी हो जाएगा आपको, और नहीं दिया रहेगा तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से आप घर पे, मैं आपको 1 सेकेंड का निकालने को दे रहा हूँ, आप 1 सेकेंड को रेडियन में बदलिएगा। क्या करोगे, इसमें फिर 60 का डिवाइड कर दोगे, जो रिजल्ट आया है इसमें फिर 60 से डिवाइड कर दोगे तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन आएगा, 4.85 आ जाएगा। 4.85 10 की पावर -6, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन आएगा, 4.85 10 की पावर -6 रेडियन। ये कहीं ना कहीं वैल्यू ही या तो पता हो मुझे, ये वैल्यू या तो लर्न हो, है ना। ये 3 वैल्यू मैंने आपको सिखाया, एक ये रिजल्ट, एक ये रिजल्ट और एक रिजल्ट, यानी कि सभी को मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया। 1 डिग्री, 1 मिनट एंड 1 सेकेंड, ये सबको मैंने आपको कन्वर्जन करके दिखाया। और क्यों किया, क्योंकि न्यूमेरिकल जो बोल रहे हैं अभी, ये आप एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लगाएं या कोई प्रीवियस ईयर चैप्टर में आए हुए सवालों को लगाएं, जरूर इनकी सहायता लेनी पड़ेगी आपको। तो हाउ वी कैलकुलेट 1 डिग्री, है ना, इन रेडियन, 1 मिनट इन रेडियन एंड 1 सेकेंड इन रेडियन, ये मैंने आपको सिखाया। इसके पहले भी कभी मैं मैथमेटिकल टूल में इन सब का जिक्र किया हूँ, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, इसीलिए वहां पे वो पढ़ाया था कि हम अपने स्टूडेंट जब पढ़ाएं तो उनको बहुत क्लियर कर पाऊं हर चीजों को, है ना। तो मैं मिटा दूं इसको, रफ कर दे। यस सर। हाँ भाई, इसको रफ कर दे रहे हैं। यस करिए। ओके, तो आप आज जा करके बुक एनसीईआरटी निकालिए, रीडिंग करिए, उनके क्वेश्चन लगाइए। एनसीईआरटी में आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको है, उनके एग्जाम्पल हैं 2.2, 2.4 एंड 2.3। जो 3 एग्जाम्पल हैं उन्हीं एग्जाम्पलों में से यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। कौन सा था, हूबहू एग्जाम्पल 2.3, ना एग्जाम्पल 2.4, एग्जाम्पल 2.4 ही क्वेश्चन एग्जाम में आया। तो आपको देखिए ये सब चीजें जाननी है ना। तो मैं आगे मूव करता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं आता है तो डिस्कशन करिए हमसे। अब हम लोग बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस के बारे में।